नमस्कार मित्रों, जिस महान देवी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, उनका सीधे रूप में साहित्य से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बहुत सारी संवेदनशीलता का एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं कि मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय सरोकार, इन सब से वो अंतिम सांस तक जुड़ी रही। अंतिम सांस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए और कुछ पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए भी ये भी एक खबर हो कि वो कब चली गई। लेकिन ये भी एक दुखद पहलू है हमारे जीवन का कि हम एक अच्छी शख्सियत को कैसे आसानी से थोड़ा सा हाशिए पे डाल देते हैं, क्योंकि उसका होना जो है हमारे लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उसने, अगर वो जीवित रहती तो हमारे लिए ख़तरा नया एक बन जाती, ऐसा कुछ नहीं था। सीधी सादी ज़िंदगी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की धर्म पत्नी, अर्धांगिनी वो रही, जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने वैवाहिक जीवन और परस्पर एक जो सूझबूझ होती है पारस्परिक पति पत्नी के बीच, उसको एक नई परिभाषा दी। मेरी मुराद है श्रीमती ललिता शास्त्री से। ललिता शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे सबसे शालीन माने जाने वाले, सबसे विनम्र, सबसे ज़्यादा शालीन, लेकिन उसके बावजूद बेशक कद काठ में छोटे लेकिन शख्सियत में बहुत कद्दावर प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री। देश के गृह मंत्री भी रहे और उससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले, और जिस जीवन में जिस सदाशय, सदाचार और शालीनता और ईमानदारी का परिचय उस शख्स ने दिया, शायद उसकी मिसाल अब भी समकालीन राजनीति में नहीं मिलती, ना मिलेगी, संभव भी नहीं है। मित्रों, ललिता शास्त्री की बात एक और थी कि ललिता शास्त्री अपने पति की सबसे बड़ी शक्ति का पुंज थी, लेकिन शास्त्री जैसे जीवन भर अपनी पत्नी ललिता देवी शास्त्री के साथ सादगी से ज़िंदगी जीते रहे, वैसे ही सादगी के साथ उनको याद भी किया जाएगा। तो ललिता देवी शास्त्री का इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका महत्व इसलिए है कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में कहीं भी लाल बहादुर शास्त्री जी को डामाडोल नहीं होने दिया। जन्म उनका 1910 में हुआ था। अगर आज होती तो शतायु तो हो ही चुकी होती निश्चित रूप से, क्योंकि 2020 चल रहा है, 22 चल रहा है, और ये तो शतायु होने के बाद भी 112 वर्ष या 113 वर्ष की होती वो अगर आज होती तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता सामान्य रूप से ज़िंदगी में, और जैसे जीवन यापन उनका था उसके अनुसार तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी को ढाला और कठिन परिस्थितियों में ही ज़िंदगी जी कर दिखाई। दो महिलाओं के विशेष रूप से उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने अपने पति के साथ हर कदम पर संघर्ष में भी बिल्कुल साथ साथ चली। कस्तूरबा गांधी पहले स्थान पर आती है निश्चित रूप से, और दूसरे स्थान पर ललिता देवी शास्त्री आती है। ललिता देवी शास्त्री का जो घर का जो पुराना नाम था वो ललिता देवी नहीं था, लालमणि देवी। और लालमणि देवी को उनका जो नया नाम था ललिता देवी, ये भी कहा जाता है कि स्वयं लाल बहादुर जी ने, शास्त्री जी ने स्वयं दिया था स्नेहवश। और सादगी इतनी ज़्यादा भरी गई कि आप देखिए कि इलाहाबाद जैसे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए शास्त्री जी गए, उस वक्त भी ये रसोई का सारा काम कार्यकर्ताओं के लिए ये ललिता देवी ही संभालती रही। इन्होंने कहा कि इसमें एक भी मैं पैसा इधर उधर से खर्च आपको नहीं करने दूंगी, ये उतनी ही पाकीज़गी, उतनी ही पवित्रता और उतनी ही स्वच्छता और सदाशयता के साथ मैं रसोई चला के दिखाऊंगी जितनी कि एक आदर्श गृहिणी, एक आदर्श पति की पत्नी चला कर दिखाती है। और मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी भी बांट दूं
जब वो चुनाव हुए तो उन चुनावों में या उस वक्त चुनावी प्रणाली में आज की तरह अनाप शनाप खर्च नहीं होते थे। केवल 2,000 रुपये पार्टी की ओर से मिलते थे कि 2,000 में भाई पूरा संसदीय चुनाव के लिए, किसी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा, कि एक पार्लियामेंट्री सीट के चुनाव के लिए पार्टी 2,000 रुपये देती थी और 2,000 में उसको अपने आप ही जीपों का बंदोबस्त, परिवहन का बंदोबस्त, खाने पीने, लंगर चलाने और इन सारे खर्चों का हिसाब किताब 2,000 रुपये में ही रखना पड़ता था। लेकिन ये भली औरत ऐसी थी कि जिसने ये आधे काम तो अपने घर में ही समेट लिए, ये तो मैं कर दूंगी घर के खर्चे में कोई दखल दिए बिना, लेकिन आप नहीं करेंगे, आप पार्टी पर बोझ नहीं बनेंगे, संगठन पर बोझ नहीं बनेंगे, आप याद रखिएगा। और वो जो दबाव था ललिता देवी शास्त्री का लाल बहादुर शास्त्री जी पर, वो इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ कि 2,000 रुपये मिले तो उसमें से 800 रुपये बच गए और शास्त्री जी और ललिता देवी शास्त्री दोनों पहुंच गए कांग्रेस मुख्यालय में कि 800 रुपये वापस ले लीजिए, हमसे खर्च ही नहीं हुए। चुनाव जीत गए, लाखों वोटों से जीते, लेकिन चुनाव का जो व्यय था, जो हिसाब किताब दिया, उसमें 1,200 से ज़्यादा खर्च ये नहीं कर पाए। 800 रुपये बड़ी ईमानदारी के साथ जमा करा दिए कि ये पकड़िए महाराज, ये राशि हमें बोझ लगती है तो इसलिए हम इसको वापस करने आए हैं। जब तक रेल मंत्री रहे तब तक ज़िंदगी चलती रही, लेकिन रेल मंत्री होते हुए भी जब अधिकारियों की बैठकें होने लगी तब सरकार की ओर से, स्वयं नेहरू जी की ओर से आग्रह आया कि लाल बहादुर ऐसे कैसे चलेगा, कम से कम ये तो करो कि एक बड़ी कोठी में, बड़े आवास में तो शिफ्ट हो जाओ, जहाँ मिलने जुलने वाले लोगों ने तुम्हारे पास आना है, रेलवे बोर्ड की मीटिंग्स होनी है, तुम्हारे आवास पे भी हो सकती हैं, बड़े बड़े उच्चाधिकारी भी आएंगे और अन्य देशों के रेल मंत्री भी आ सकते हैं, तो इसलिए अपने रहन सहन को ज़रा ठीक ठाक कर लो। बहुत मुश्किल से 10 जनपथ में इनका आवास स्थापित हुआ और 10 जनपथ में मित्रों, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से, मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ आपको, इनके आवास पर तब भी रसोई का काम ज़मीन पर बैठकर होता था 10 जनपथ में, और 10 जनपथ में ही बाकायदा शास्त्री जी और उनका परिवार अर्थात उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री सांसद भी रहे बाद में, लेकिन ये सारे के सारे लोग, ललिता देवी का ये आग्रह होता था कि ज़मीन पर बैठकर जैसे गांव में खाते थे वैसे ही भोजन खाओगे। वहाँ इनके घर में सिर्फ बाहर से आने वाले विशेष अतिथियों के लिए तो डाइनिंग टेबल था, परिवार वालों के लिए नहीं, और परिवार वालों को अपना आसन धरती पर, भूमि पर ही रखना पड़ता था। और वहाँ चौकी लकड़ी की एक बनवा रखी थी ललिता देवी शास्त्री ने, कुछ चौकियाँ छोटी छोटी, यहाँ परिवार के लोग बैठकर इन्हीं पर अपने बर्तन रखेंगे और यहीं पर ही खाएंगे, और वहीं पर ये सारा परिवार जिसमें स्वयं लाल बहादुर शास्त्री भी थे, तो ये बैठे। अब एक बार ये भी हुआ, संयोग ये हुआ कि इनके एक बेटे के साथ थोड़ा सा निजी रूप से भी संबंध स्थापित हो गए, तो और उसने पहली बार बेटे ने जब गाड़ी ली, एक पुरानी गाड़ी ली गई, मारुति शायद थी या फोर्ड थी, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी गाड़ी, जो उन दिनों में केवल 800 रुपये में या 1,800 रुपये में, मुझे याद इतना ही याद है कि इसमें 8 और 1 फिगर और था। तो वो गाड़ी पुरानी गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी या थर्ड हैंड थी पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी भी ले ली बेटे ने। और इनके संयोगवश ललिता देवी जी के चचा जी और इनके ताऊ राम प्रसाद जी, लाल बहादुर जी के, ये संयोगवश घर की किसी परंपरा में भाग लेने के लिए दिल्ली आए, और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि हम दिल्ली आए हैं, आपके घर में जो पूजा पाठ होनी है वो करने के बाद हम तो रात की गाड़ी से लौट जाएंगे, और रात की हमारी गाड़ी की टिकट जो है वो पहले उसका प्रबंध कर लेना, किसी को बोल देना,
और मित्रों, हुआ ये कि रात की गाड़ी से जब छोड़ने गए श्रीमान जी, लाल बहादुर जी स्वयं, इनके मन में ये भी था कि ताऊ आए हैं और ललिता जी के चचा आए हैं, तो इन्हें छोड़ने के लिए मुझे ही जाना चाहिए सम्मानवश। तो पहचान के डर से जब इन्होंने ड्राइवर को बोला कि मैंने जाना है, तो ड्राइवर ने कहा जी मैं तो सिक्योरिटी स्टाफ को बिना बताए आपको नहीं ले जा सकता। तो शास्त्री जी ने स्वयं आप देखा ना ताब अपना वेश बदला। वेश बदलने में क्या था कि टोपी जो है उसकी बजाय सिर पे एक पगड़ी पगड़ी क्या वो एक चादर लपेट ली, और गाड़ी जो है वो हरिकृष्ण शास्त्री वाली पुरानी गाड़ी निकलवाई, क्योंकि ललिता जी ने कहा सरकारी गाड़ी मत ले जाना, पहचाने भी जाओगे और वैसे भी अनुचित लगेगा, घर का मामला है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि इनके आने जो बड़ों बुजुर्ग घर में आए और वो विवाद का विषय बने। और श्रीमान जी रात को एक निजी ड्राइवर जो बेटे का था उसको बुलाकर, जो अनुबंध पे था कि जब ज़रूरत पड़ेगी दिहाड़ी मिल जाया करेगी, तो उसको बुला के उनकी गाड़ी पे ही स्टेशन पे गए। और उन दिनों तीसरा दर्जा भी होता था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो तीसरे दर्जे की लाइन में खड़े होकर देश के रेल मंत्री ने अपने दो बुज़ुर्गों के लिए बदले हुए वेश में स्वयं टिकट ली। और टिकट लेने के बाद उनके जो बिस्तर जो रस्सी से बंधे हुए थे दोनों बुज़ुर्गों के, उनको एक बिस्तर बाएं कंधे पे एक दाएं कंधे पे और उठाकर पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीतर जाकर उस ट्रेन में बैठाकर और पाए लागू उनको करने के बाद वापस लौटे और क्षमा मांग ली कि मुझे जल्दी जाना होगा। तो आप ये देखिए कि ये लोग किस तरह के थे और कैसी वो ललिता देवी थी। इस बात पे भी आपत्ति कि मेरे किसी भी संबंधी के लिए, मेरे परिवार के किसी भी बुजुर्ग के लिए विवाद नहीं उठना चाहिए। ये एक पारिवारिक गरिमा और राजनैतिक गरिमा का सवाल है। धन्यवाद।